Good morning class. Myself शीतल जाट and I am your social science teacher. आज अपन सिविक्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मतलब होता है पावर शेयरिंग, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या होता है, कैसे क्या जुडिशरी में और लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में कैसे क्या पावर शेयरिंग की जाती है, इनके बीच में कैसे क्या सब कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, क्या क्या होता है, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सत्ता के साथ विकेंद्रित कर देना मतलब पावर शेयरिंग के साथ विकेंद्रित कर देना, बांट देना लोकतंत्र के लिए, कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इस घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है, ठीक है। हम उन सारे चैप्टर्स के बारे में बात कर पाएंगे जिनकी चर्चा इसके अगले नेक्स्ट 2 चैप्टर में भी दी गई है कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है, इनके बीच विकेंद्रित पूरा लोकतंत्र के हिसाब से क्यों करते हैं, बंटवारा क्यों होता है, इन सब चीज़ों को हम सोच विचार को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम कहाँ पर है, यूरोप में है। और बेल्जियम एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल जो इसका है वो हमारे हरियाणा राज्य से आधा है, ठीक है। इसकी सीमाएं कौन कौन सी है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, मतलब इसकी आबादी क्या है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के आधी है। तो मतलब हरियाणा की 2 करोड़ होगी, इसकी आधी कितनी हुई, इसकी 1 करोड़ हुई, ठीक है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, ठीक है। देश की कुल आबादी में 59% जो इसका हिस्सा है वो कहाँ पर रहता है, फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है, डच भाषा बोलता है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं, डच भाषा यूज़ करते हैं। शेष जो 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। यूरोप के वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जो बचते हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो अपने को इससे क्या समझ में आता है इस पैराग्राफ से कि जो इसके 59% लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। अब जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, उसके 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब होता है कम संख्या वाला देश, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लग गया था। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप क्या था, ब्रुसेल्स में दिख रहा था। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग जो थे वो संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो कमज़ोर थे और अल्पसंख्यक थे, ठीक है। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय मतलब होता है आइलैंड देश है, और आइलैंड का मतलब क्या होता है, जो तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ रहता है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, 74% है, ठीक है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल संख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंका और
श्रीलंका के तमिल 13% और हिंदुस्तानी के तमिल जो हैं वो क्या है, औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों के काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। भारत से लाए गए लोगों की संतान है। और औपनिवेशिक शासनकाल मतलब होता है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के टाइम पे वहाँ काम करने के लिए भारत से लोगों को, मतलब भारत के यहाँ के जो पेरेंट्स के मतलब बच्चे होते थे उनको वहाँ पर काम करने के लिए ले जाया करते थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, मतलब 7%, और वो भी सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। श्रीलंका अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे अनेक बीच की लड़ाइयाँ और बढ़ जाती थी। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक देते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। मतलब उनकी आबादी क्या थी, श्रीलंका में ज़्यादा थी, तो वो क्या करते थे, मुल्क में पूरे देश में अपनी मनमानी चलाया करते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। ठीक है, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद मतलब क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ पर यह लिखा है। बहुसंख्यवाद मतलब यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। मतलब जो कम संख्या में लोग हैं उनकी इच्छाओं को हटा भी सकता है और अपनी इच्छा चला सकता है और अपनी मनमानी भी कर सकता है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, देश आज़ाद हो गया था 1948 में श्रीलंका। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है, उनकी बहुसंख्या थी, मतलब ज़्यादा लोग थे, वो ज़्यादा संख्या में थे, तो वो क्या करते थे, अपना बल जमाना चाहते थे देश पे। ठीक है, और वो जमा भी रहे थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया है कि जिसके तहत शामिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीति पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारियों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था और उनके हितों में अनदेखी की जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। मतलब परिणाम, उसका रिजल्ट ये निकल रहा था कि जो सिंहली और तमिल के जो भी आपसी रिश्ते थे, आपसी समुदाय थे, वो सब के संबंध क्या हो रहे थे, बिगड़ते चले जा रहे थे। श्रीलंका तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल की राजभाषा बनाने क्षेत्र हासिल करके तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। मतलब उनकी मांगों को हमेशा नकारा जाता था। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतियाँ, बहुत सारे संगठन अलग अलग किए गए। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास से बढ़ते टकराव का रूप ले लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा टकराव बढ़ने लगे थे। श्रीलंका और दो समुदाय के पारस्परिक अविश्वास होने लगा था। मतलब किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं था। यह टकराव गृह युद्ध में परिणित हुआ। काय में परिणित हुआ? गृह युद्ध में परिणित होने लगा। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे। मतलब अपने मुल्क से, अपने समाज से भागकर उनके मतलब शरण में चले गए थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई थी। आगे पढ़ा है 10वीं कक्षा में अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र में देशों की आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। मतलब अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में 10th में आप पढ़ेंगे
इसके इकोनॉमिक्स के बारे में अगर श्रीलंका के बारे में, तो इसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मामले में। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा होने लग गई थी। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ था। इस गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में। अब बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की क्या क्या समझदारी थी और उसने क्या क्या, बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का अफसोस ना हो, मतलब अकेलेपन का अफसोस नहीं और सब मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की थी वह बहुत ही कल्पनाशील थी। और बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखिए बॉक्स की कुछ मुख्य बातें हैं। देखिए, सबसे पहले है कि संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार है ना, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ भी विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा समूह के सांसद को बहुमत उसके पक्ष में हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जो थी देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों में सप्रुद्ध की गई थी, यानी राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट थी और केंद्र सरकार थी ये अधीन नहीं है। केंद्र मतलब जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। थर्ड पॉइंट है इसका, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार की बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया था। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी, यानी सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग कर सकते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते थे, मतलब इसी सामुदायिक सरकार को चुनते थे। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों को फैसले लेने का अधिकार था। कौन से फैसले लेने का अधिकार था? सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों को। आपके बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं को विराम पड़ रहा था, मतलब सब जो गृह युद्ध हो रहे थे उन सबको क्या हो रहा था, कम पड़ रहे थे, कम हो रहे थे, सारे ज़्यादा झगड़े नहीं हो रहे थे और बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़े में बढ़ गया होता। वरना गृह युद्ध की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ रही थी कि क्या हो जाता, बेल्जियम 2 टुकड़ों में बढ़ जाता। जब अनेक यूरोपीय देश के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। मतलब जब इन लोगों ने यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया था तो जो ब्रुसेल्स था उसको क्या मुख्यालय चुना गया था। ये देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद, ये यूरोपीय संसद है। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, मतलब दोनों ही डेमोक्रेटिक देश है, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश करी, मतलब पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा था कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हो गए थे। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर मतलब प्रभुत्व अपना मतलब काम चलाने लगे और अपनी सत्ता साझेदारी उन पे बिठाने लगे तो हिस्सेदार न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। मतलब अगर अपन बेल्जियम जो है, जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपना हक जताने की कोशिश करेंगे, अपनी दादागिरी लगाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, देश जो हमारा है वो संकट में भी पड़ सकता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर अपन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं क्लास 10th का, जो चैप्टर नंबर 1 अपन ने सिविक्स का पढ़ा है। अपन ने सत्ता की साझेदारी के बारे में इतने पढ़े हैं। अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके आगे और क्या क्या हुआ, और अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, क्या उलझने हैं, क्या नहीं है, ये सब अपन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में अभी तक आया होगा।